नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट के सिलेबस में जो आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है हिंदी के अंतर्गत, उसका नाम है दोस्तों विराम चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, विराम चिन्ह का जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती है 9 से 12 तक की, उसके अकॉर्डिंग हम आज विराम चिन्ह का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक सवाल आपको 100% विराम चिन्ह का परीक्षा में मिलेगा, तो इस टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। और समय ज्ञान का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, उसकी पीडीएफ जो है आप लोगों की काफ़ी शिकायत थी, आज डाल दी गई है। उसके साथ साथ जो अलंकार आपको पढ़ाया था संस्कृत में, उसकी भी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स पे डाल दी गई है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी उसका निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव अथवा रुकना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना। यानी कि किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट या संकेत देने वाले लिखित चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं, या यही लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि हम अपनी भाषा को, हम अपनी वाणी को जब बोलेंगे, पढ़ेंगे या लिखेंगे, तब उसके सही अर्थ को समझाने के लिए, उसके सही कथन को समझाने के लिए या अपना भाव प्रकट करने के लिए, भाव स्पष्ट रूप से बताने के लिए वाक्यों के बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, और इसी रुकावट के संकेत देने वाले जितने भी लिखित चिन्ह हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी वाक्यों के बीच में यदि विराम चिन्ह का सही जगह पर और उचित स्थान पर यदि इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है दोस्तों, रोको मत जाने दो। दूसरा यहाँ पर सेंटेंस है रोको मत जाने दो। देखिए दोस्तों, जो विराम चिन्ह लगा हुआ है, पहले वाक्य में आप देख रहे हैं रोको के बाद में विराम चिन्ह है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? रोको मत जाने दो, उसको रोक लो, उसको जाने मत दो। जबकि दूसरे में जो विराम चिन्ह लगा हुआ है वो कहाँ पर है? मत के बाद लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रोको मत जाने दो, यानी उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि यदि इनका उचित प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाएगा तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और प्रमुख विराम चिन्ह अब आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें विराम चिन्हों के नाम लिखे हुए हैं और सामने विराम चिन्ह का प्रतीक लिखा हुआ है। हम इनको एक एक करके डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इनके चिन्ह से अवगत हो जाइए। सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। कौन सा है दोस्तों? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का चिन्ह आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो खड़ी पाई है इस प्रकार की, ये किसका चिन्ह है दोस्तों? पूर्ण विराम का चिन्ह है मेरे प्यारे साथियों। किसका है? पूर्ण विराम का। दूसरा आप देख रहे हैं अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का ये वाला चिन्ह है, अर्ध विराम का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तीसरा है अल्प विराम, अल्प विराम का ये वाला चिन्ह आप देख रहे हैं। फिर है प्रश्न सूचक विराम चिन्ह, तो प्रश्न सूचक का तो आप सभी पहले से अवगत हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। विस्मय सूचक, और ये विस्मय सूचक आए खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदी। फिर है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का मतलब जोड़ना, ये वाला है। फिर है निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक चिन्ह का आप ये वाला देख रहे हैं। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह में देखिए एकल कोमा या युगल, इस प्रकार से इनवाइटेड कोमा जिसे आप बोलते हैं,
या तो ये एकल रहेगी या युगल रहेगी, तो दोनों का ही नाम क्या है दोस्तों? उद्धरण चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है मेरे प्यारे साथियों? उद्धरण चिन्ह है। उसके बाद आप देख रहे हैं 9 नंबर पर विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह ये इस प्रकार का होता है, 2 बिंदियां और ये वाला एक जो है आड़ी रेखा। उसके बाद है कोष्टक। कोष्टक से आप पहले से ही शायद अवगत हैं सभी। उसके बाद है त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद। ये इस प्रकार का जो आप चिन्ह लगाते हैं, मान लीजिए कोई वाक्य लिखा जाता है, बीच में इस प्रकार का चिन्ह और ऊपर एक लाइन लिखी होती है, तो वो वाला चिन्ह जो है वो हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह कहा जाता है। अभी डिटेल से पढ़ेंगे सबके बारे में। और अगला है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बना होता है लाघव चिन्ह। तो अभी हमने क्या किया है, हमने इन सभी के जो है दोस्तों वो चिन्ह देख लिए एक एक बार कि पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा, अर्ध विराम का चिन्ह क्या होगा, अल्प विराम का चिन्ह क्या होगा, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह और संक्षेप सूचक का लाघव चिन्ह। तो यहाँ पर ये चिन्ह आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब हम एक एक को शुरुआत करते हैं और पहला आपका आता है पूर्ण विराम। कौन सा आता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसे छोड़कर हर एक प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए कितनी अच्छा प्रकार से समझाया हुआ है कि पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वाक्य पूरा होगा उस समय करेंगे, लेकिन जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आएगा और प्रश्न पूछने के को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किसका होगा? पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका उदाहरण अब आपके सामने आ चुके हैं। सुबह का समय था, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सुबह का समय था, वाक्य पूरा हुआ, तो यहाँ पर ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। भारत मेरा देश है, और ये यहाँ पर कौन सा है? पूर्ण विराम का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है साथियों? पूर्ण विराम का चिन्ह आप लोग देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से तो ये पूर्ण विराम हो गया कि जहाँ पर वाक्य पूरा हो जाएगा वहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। प्रश्नवाचक या प्रश्न पूछे जाने के योग को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा चिन्ह आप लोग देख रहे हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम में एक बिंदी और नीचे इस प्रकार से ये कॉमा लगी हुई आएगी। तो जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। यानी पूर्ण विराम में थोड़ा सा ज़्यादा देर रुकेंगे, लेकिन पूर्ण विराम जितना यदि नहीं रुकना है, कुछ कम समय के लिए रुकना है, तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, भगत सिंह नहीं रहे वे अमर हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा रुकना था, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, ये चिन्ह कौन सा है दोस्तों? अर्ध विराम का चिन्ह है। कौन सा है? अर्ध विराम का चिन्ह है। भगत सिंह नहीं रहे वे अमर हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। तो यहाँ पर भी ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? यह अर्ध विराम का चिन्ह लगा हुआ है। तो हमने पूर्ण विराम और अर्ध विराम कंप्लीट कर लिए हैं। अगला तीसरा चिन्ह आता है दोस्तों अल्प विराम। अर्ध विराम के बाद कौन सा आता है? अल्प विराम। अल्प विराम में वो बिंदी जो आप ऊपर देख रहे थे अर्ध विराम में, उसको हटा के केवल ये इस प्रकार का चिन्ह लगाना है। अल्प विराम शब्द का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्यों को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर किस किस जगह पर इसका प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए, पदों को अलग करने में इसका प्रयोग होगा, उपवाक्यों को अलग करने में इसका प्रयोग होगा, उद्धरण से पूर्व इसका प्रयोग होगा, उपाधियाँ जितनी भी है उनसे पूर्व आएगा, और संबोधन और अभिवादन के बाद में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह जो है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय व व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्टक के बीच में
लिखकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से, देखिए वाक्य क्या है, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह आया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। इसी प्रकार से पूछा हुआ है तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। ये आपका चौथा चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से अगला चिन्ह आपका आता है विस्मयासूचक चिन्ह। कौन सा, विस्मयासूचक चिन्ह। एक खड़ी पाई, उसके नीचे ये बिंदी, ये किसका चिन्ह है, विस्मयासूचक चिन्ह कहलाता है। जब खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो विस्मयासूचक चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे, जब खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक और विस्मय भाव को प्रकट करना है, तो वहाँ पर विस्मय सूचक शब्द आएगा। यानी संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है, संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, वह कितना सुंदर पक्षी है। खुशी हो रही है तो ये चिन्ह आया हुआ है, वह कितना सुंदर पक्षी है। पक्षी को देखकर खुशी प्रकट कर रहा है, मुंह से निकला वह कितना सुंदर पक्षी है। अरे तुम कब आ गए, अरे तुम आ गए, देखिए आश्चर्य हो रहा है, अरे तुम आ गए, तो यहाँ पर भी ये विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। अगला देखिए, ओहो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, यानी दुख हो रहा है। ओहो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तो ये दुख को प्रकट कर रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है साथियों कि खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि के भाव को प्रकट करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, विस्मय सूचक चिन्ह आएगा। दोस्तों ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, इसलिए ये एग्जाम्पल डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। अगला देखिए छठा अगला आपका विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। कौन सा है दोस्तों, योजक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, खेलते खेलते, पीला सा, खेलते खेलते, ठीक है, सुख दुख, इस प्रकार से। तो जब योजक चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे, देखिए युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों के मध्य संबंध स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा और शब्दों को दोहराने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाएगा। आप ये नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी प्रकार से इसमें मैटर दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। यहाँ पर सुख दुख के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, योजक। इसी प्रकार देखिए, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। दिन रात, ये जो शब्द है इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह। तो युग्म शब्दों के मध्य ये चिन्ह और शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए, शब्दों को दोहराने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। ये हो गया आपका योजक चिन्ह। अगला नंबर 7 आप देख रहे हैं निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, निर्देशक। और इसका साइन आप देख रहे हैं इस प्रकार की है। किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम जैसे कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। देखिए कितना सुंदर तरीके से समझाया हुआ है कि किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद इसका प्रयोग करेंगे, किसी कथन को उद्धृत करने के लिए करेंगे, उदाहरण देने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और किसी का नाम जैसे कवि, लेखक इनका नाम लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए। अब यहाँ पर ये अगला चिन्ह आ रहा है, कौन सा, निर्देशक। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। तो यहाँ पर नाम देने के पहले क्या आया है, निर्देशक चिन्ह आया है। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पर भी कौन सा आया है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आ गया है। मज़ा आ रहा है तो यारों लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ही है, कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला आपका 8वां जो चिन्ह आ रहा है
वे आ रहा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यहाँ पर देखिए, उद्धरण चिन्ह में या तो सिंगल ये इन्वाइटेड कॉमा रहेगी या डबल इन्वाइटेड, ये दोनों ही प्रकार के जो चिन्ह हैं ये उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही आएंगे। क्या कह रहे हैं उद्धरण चिन्ह में? देखिए, किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि यानी शुरुआत में और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इकहारा उद्धरण चिन्ह और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकर चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो यहां तक आपकी सारी बातें क्लियर हुई। देखिए उद्धरण चिन्ह में क्या कह रहा है कि कथन या वाक्य को किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करेंगे तो वहां पर उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। यह दो प्रकार का होता है, इकहरा और दोहरा। ये वाक्य के आरंभ में और अंत में दोनों जगह प्रयोग किया जाएगा और इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे? किसी भी कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाएगा तो वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये एक विशेष व्यक्ति का उपन्यास है प्रेमचंद का, तो यहाँ पर कौन सा लगा है? इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा है। कौन सा लगा है? इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसी प्रकार देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट नंबर 9 पर आता है मेरे प्यारे साथियों विवरण चिन्ह। कौन सा आता है? विवरण। इस प्रकार का जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ये कौन सा चिन्ह है साथियों? विवरण चिन्ह। देखिए विवरण चिन्ह क्या कह रहा है? इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जब हम उदाहरण देंगे या विवरण देंगे तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। कैसे? गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। अब देखो इसका विवरण दे रहे हैं कि कौन कौन सी वे 3 बातें थी? सत्य, अहिंसा और धर्म। कौन सी थी? सत्य, अहिंसा और धर्म। तो यहाँ पर जब विवरण हमें देना था इन 3 बातों का, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। कौन से चिन्ह का विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। अगला है नंबर 10 कोष्टक चिन्ह। कौन सा चिन्ह साथियों? कोष्टक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप में जब लिखा जाएगा तो वहां पर कोष्टक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे चारों वेदों, तो चारों वेदों के यहाँ नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर अलग से कोष्टक लगा के इनका नाम लिख दिया। साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की महत्ता बताई है। तो यहाँ पर जो है पदों और शब्दों को अलग से लिखा गया है, तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग चिन्ह हुआ है? वो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं नंबर 11 पर त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह। त्रुटिपूरक या हंसपद ऐसा चिन्ह, ये वाला, ठीक है। लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंसपद या विस्मरण यानी त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, बीच में कोई शब्द बोल जाते हैं तो इस चिन्ह को लगाकर वह शब्द ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे श्रेया माता पिता के साथ गई। अब देखिए यहाँ पर हमें यह लिखना था कि श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई, तो यहाँ से बाजार जो है, यहाँ से बाजार शब्द छूट गया, तो हमने इस चिन्ह को यहाँ पर लगा के बाजार शब्द को ऊपर लिख दिया। बाजार शब्द को कहाँ लिख दिया साथियों? ऊपर लिख दिया। तो ये कौन सा चिन्ह हुआ? हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगला अंतिम चिन्ह देख रहे हैं आप, संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह या इसे लाघव चिन्ह भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? लाघव चिन्ह भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर आगे बिंदु लगा देते हैं। यह शून्य या लाघव चिन्ह भी कहलाता है। यह शून्य या लाघव चिन्ह भी, जैसे कोई भी शब्द लिखना है, उसको संक्षेप में लिखना है तो पहला अक्षर लिखेंगे, उसके बाद बिंदु लगा देंगे। जैसे बी ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हो गया। डॉक्टर लिखा हुआ है तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग हो गया। पंडित लिखा हुआ है तो यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से ये संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब आप सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हमने इनको क्लियर कर लिया है। सभी आपके समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। विराम चिन्हों के सामने उचित चिन्ह लगाकर इनको बताइए कौन कौन से चिन्ह लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लागू चिन्ह का पूछा हुआ है, तो लागू चिन्ह आपको पता है कि ये वाला लगेगा। पूर्ण विराम में ये वाला लगेगा। अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, अल्प विराम में ये लगेगा, कोष्टक में ये लगेगा और प्रश्न सूचक में ये वाला। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चिन्ह आपको यहाँ पर और चिन्ह लिखने हैं और ये 3 वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको चिन्ह लगाने हैं और चिन्ह लगाकर इनको सही रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि आपने इनमें कहाँ कहाँ पर चिन्ह लगाए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का पूरा टॉपिक विराम चिन्ह का। हम कल आपके लिए लेके आ रहे हैं संस्कृत का जो नया टॉपिक जुड़ा है संख्या ज्ञान का, वो। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।